हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोजल स्टडी में। आज हम पुनः रामचंद्र तिवारी की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पृष्ठ संख्या 1 से 13 तक कवर किया था, जिसमें हिंदी गद्य के स्वरूप और विकास के क्रम में हमने हिंदी गद्य के स्वरूप का अध्ययन किया था। उसी क्रम में हम आज खड़ी बोली गद्य का विकास और फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी में प्रश्नों की प्रकृति जो है वो दो प्रकार की होती है, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरे तथ्यात्मक प्रश्न। हम दोनों तरह के प्रश्नों को दोनों तरह से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और आप सभी ने देखा होगा कि डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, पीजीटी और केवीएस और क्या कहते हैं, यह इस सब में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी टेट में भी कुछ प्रश्न आपको तथ्यात्मक देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर देखा जाए तो राजस्थान की जो परीक्षाएं होती हैं, राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की परीक्षाएं, उसमें ज़्यादातर प्रश्न तथ्यात्मक पूछे जाते हैं। तो हम दोनों तरह के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। खड़ी बोली गद्य उत्तर भारत। खड़ी बोली गद्य के उद्भव के विषय में पंडितों की दो राय हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिन मोहन सन्याल प्रभृत विद्वान आधुनिक साहित्य खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लूलाल तथा सतल मिश्र द्वारा बताते हैं। इन तीनों विद्वानों का मानना है कि जो ये आधुनिक साहित्य खड़ी बोली का आविष्कार विकास हुआ है सर्वप्रथम किसके उसमें हुआ है, लल्लूलाल की अध्यक्षता में, वो गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में और लल्लूलाल तथा सदल मिश्र के द्वारा बताते हैं। लेकिन आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल तथा डॉक्टर वार्ष्णेय का मत को भ्रामक सिद्ध करते हैं। इस मत को भ्रामक सिद्ध करते हैं कि ये गलत है, पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें भ्रम की स्थिति है। शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय से गंग कवि द्वारा चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। शुक्ल जी और ये वार्ष्णेय जी कब का मानते हैं? ये मानते हैं कि खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय गंग कवि द्वारा चंद छंद वर्णन की महिमा से माना जाना चाहिए। यह छोटी सी रचना सन 1570 के आसपास लिखी गई। आगे देखते हैं। डॉक्टर केवड़े मतानुसार इसका रचयिता, रचनाकाल तथा प्रामाणिकता सबको संदिग्ध है। अब देखिए, अब रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा कि चंद छंद वर्णन की महिमा से मानना चाहिए खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ, तो उसी मत को क्या कहते हैं डॉक्टर केवड़े, उनको मत को जो है कहते हैं कि ये रचनाकाल और इनकी रचनाकाल और प्रामाणिकता सबको संदिग्ध है। इसके रचयिता, रचनाकाल तथा प्रामाणिकता सबको संदिग्ध है। और ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसा चंद छंद वर्णन की महिमा के बारे में किसने कहा है कि किसके मतानुसार रचनाकाल, रचयिता और प्रामाणिकता सबको संदिग्ध है, तो डॉक्टर केवड़े। आगे देखते हैं। गुरुमुख में लिपि खड़ी बोली गद्य। समानता यह समझा जाता है कि खड़ी बोली का जन्म दिल्ली के आसपास की छावनियों में हिंदू और मुसलमानों के संपर्क में से बाजारू भाषा के रूप में हुआ, किंतु इधर गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ है जो विपुल साहित्य प्रकाश में आया, उससे अवधारणा पुष्ट होने लगी कि मुसलमान का संपर्क पहले पंजाब और हरियाणा की जनता से हुआ। यह संपर्क बराबर बना रहा। वास्तविकता यह है कि रामप्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ, जो कि 1741 की रचना के पूर्व, यानी कि जो सबसे पहले रामप्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ को मानते हैं ना कि सबसे पहले इसी का गद्य भाषा में रचना हुई, तो इससे भी पूर्व क्या हुआ था, पंजाब में सोढ़ी मिहिरवानू, जिनका जो समय है वो 1581 से 1640 ईस्वी, और हरि जी, जिनका जन्म का भी नहीं पता, मृत्यु का बताया हुआ 1696 ईस्वी, और दयाल अनेमी, जिनका जन्म 1675 तथा मृत्यु 1675 से 1721 इनका रचनाकाल है दयाल अनेमी का। आदि लेखक खड़ी बोली गद्य में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर चुके थे। किससे पूर्व? ये जो रामप्रसाद निरंजनी का भाषा युग वशिष्ठ है 1741 की रचना, इससे पूर्व पंजाब में सोढ़ी मिहिरवानू, हरि जी और दयाल अनेमी, ये तीन लेखक खड़ी बोली गद्य में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर चुके थे। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। हरि जी जो हैं वो मिहिरवानू जी के सुयोग पुत्र थे। कौन थे? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हरि जी के पिताजी कौन थे? तो मिहिरवानू जो थे वो इनके पिता थे, और ये हरि जी के क्या थे? ये पुत्र थे। इनका देहावसान यानी कि इनकी मृत्यु 1696 ईस्वी में हुई थी। इनकी तीन रचनाएं हैं।
एक सुषमनी सहस्रनाम है, परमारथ और गोसठ गुरु मिहिरवानु, ये 3 रचनाएं। एक सुषमनी सहस्रनाम जिसको परमारथ भी कहते हैं, और गोसठ गुरु मिहिरवानु, और तीसरा जो है पोथी हरिजी प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ये इस रचना को तो आप पकड़ ही लेंगे, पोथी हरिजी की ही है। और ये सुषमनी सहस्र नाम जो है, और दूसरा है गोसठ गुरु मिहिरवानु, ये तीनों हरिजी की रचनाएं हैं। और फिर उसके बाद दयालु अनेमी जो हैं, इनका रचनाकाल 1675 से 1721 ईस्वी माना जाता है। अवगत उल्लास इनकी 1675 ईस्वी में, और अष्टावक्र भाषा जो कि 1679 ईस्वी में, और गीता भाषा 1721 में। ये शांकर भाष्य का अनुवाद है। गीता भाषा जो है वो शांकर भाष्य का अनुवाद है। इस प्रकार इनकी भी रचनाएं, दयालु अनेमी की भी रचनाएं, प्रश्न बन सकता है कि अवगत उल्लास किसकी रचना है, तो दयालु अनेमी की है। और अष्टावक्र भाषा दयालु अनेमी की है। गीता भाषा दयालु अनेमी की है, और गीता भाषा में किसका अनुवाद है, शांकर भाष्य का अनुवाद है। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने रामप्रसाद निरंजनी के गद्य को सन 1741 का गद्य स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल ने रामप्रसाद निरंजनी की गद्य का समय क्या माना है, 1741 ईस्वी। इतना सिद्ध है कि पंजाब में खड़ी बोली गद्य की परंपरा 17वीं शताब्दी के प्रथम चरण में विद्यमान थी। पंजाब में खड़ी बोली गद्य की परंपरा कौन सी शताब्दी में विद्यमान थी, 17वीं शताब्दी में विद्यमान थी। ये आपसे तथ्यात्मक रूप में, कथन के रूप में ये प्रश्न बन सकता है कि ऐसे आपको एक कथन दे दिया, पंजाब में खड़ी बोली गद्य की परंपरा 17वीं शताब्दी के प्रथम चरण में विद्यमान थी, तो सही है या गलत, इस प्रकार से आगे देखते हैं। 1750 के आसपास गुरु नानक की शिष्य परंपरा के 11वीं क्रम पर आने वाले श्री आनंद घन ने जपु टीका लिखी। 1750 के आसपास गुरु नानक के एक शिष्य परंपरा थी, तो उस शिष्य परंपरा में कौन से क्रम में, 11वें क्रम में आने वाले आनंद घन ने जपू जी टीका लिखी। आगे देखते हैं। इससे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जपू जी टीका जो लिखे थे वो कौन से क्रम में आते थे, तो 11वें क्रम में। आनंद घन जिन्होंने जपू जी टीका लिखी वे गुरु नानक की किस परंपरा के किस क्रम में आते थे, 11वें क्रम में आते थे। और जपू जी टीका किसने लिखी, आनंद घन ने लिखी। आनंद घन के गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे। चलिए आगे देखते हैं। एक ही 2 लाइनों से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, आप सब ये देख लीजिए। आगे चलकर इसी परंपरा में मुंशी सदा सुखलाल के विष्णु पुराण के आधार पर रचित सुख सागर में खड़ी बोली गद्य की अखंड परंपरा पर परिलक्षित होती है। आगे चलकर इसी परंपरा में मुंशी सदा सुखलाल और विष्णु पुराण के आधार पर रचित सुख सागर में खड़ी बोली गद्य की अखंड परंपरा, अर्थात जो ये मुंशी सदा सुखलाल थे, इन्होंने विष्णु पुराण के आधार पर क्या लिखा, सुख सागर लिखा, जो कि खड़ी बोली गद्य में है। आगे देखते हैं। खड़ी बोली के उपयुक्त गद्य ग्रंथों के अतिरिक्त इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, जो कि 1808 के समय मतलब माना जाता है, भी अंग्रेजी प्रभाव से दूर लखनऊ में लिखी गई। अब इससे प्रश्न बन सकता है कि खड़ी बोली में मतलब जैसे खड़ी बोली के गद्य लिखे गए, तो इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी जो है वो कहाँ लिखी गई, तो कहाँ लिखी गई, लखनऊ में लिखी गई। आगे देखते हैं। श्रृंगार में प्रेम आख्यान परंपरा का सूत्रपात हुआ। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है, इसमें गंभीरता नहीं है, चुहल है। भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखक ने मुहावरों का खूब प्रयोग किया है। अब इससे आपका तथ्यात्मक कथन वाला प्रश्न बन सकता है, कैसे कि रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। अब अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तभी तो जानेंगे कि किस प्रकार की कहानी है। रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है, ये सही है। इसमें गंभीरता नहीं, चुहल है, ये भी सही है। भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखक ने मुहावरों का प्रयोग, अगर पूछा जाए कि लेखक ये इसमें मुहावरों का प्रयोग है रानी केतकी की कहानी में, तथ्यात्मक में दे दें तो ये भी सत्य है।
ठीक है। और ये जो शैली की दृष्टि से रानीकेतकी की कहानी हास्य प्रधान है, इसमें गंभीरता नहीं है, चुहल है, भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखक ने मुहावरों का प्रयोग किया है। ये जो कथन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कहा किसने है, तो ये रामचंद्र तिवारी का कथन है। आगे देखते हैं। वेश्याओं के हाव भाव, राग रागिनियों के प्रकार, श्रृंगार प्रसाधन, नावों के विविध रूप, हिंदुओं की पौराणिक कथाएं, विवाह की रस्में आदि जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित अनेक विषयों का समावेश इस कहानी में किया गया है। अब देखिए, ये कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है और अलग अलग एक एक इसका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। देखिए, वेश्याओं के हाव भाव, राग रागिनियों के प्रकार, श्रृंगार प्रसाधन, नाव के विविध रूप और हिंदुओं की पौराणिक कथाएं, विवाह की रस्में आदि जीवन के विभिन्न पक्षों के संबंधित अनेक विषयों का समन्वय किस कहानी में किया गया है? अब बताइए किस कहानी में किया गया है? तो रानीकेतकी की कहानी में किया गया है। ठीक है। इंसाअल्लाह खां की कहानी रानीकेतकी की प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। इंशा के गद्य में सानुप्रास पर्याप्त विराम की प्रवृत्ति भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। सानुप्रास पर्याप्त विराम की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? इंशाअल्लाह खान के गद्य में। चलिए आगे देखते हैं। इंशा की भाषा हल्के, चलताऊ तथा मनोरंजक विषयों के अनुकूल थी। इसके विपरीत गुरुमुखी लिपि में लिखे गए गद्य की भाषा दौलत राम, सदा सुखलाल आदि लेखकों की भाषा धार्मिक संस्कृति विषयों के अनुकूल थी। तो इंशाअल्लाह खां की भाषा किस प्रकार की थी? हल्के, चलताऊ तथा मनोरंजक विषयों के अनुकूल थी। इसके ही विपरीत गुरुमुखी लिपि में लिखे गए गद्य की भाषा किस प्रकार की थी? तथा दौलत राम तथा सदा सुखलाल की भाषा कैसी थी? धार्मिक सांस्कृतिक विषयों के अनुकूल थी। इसके आगे देखते हैं। ग्रियर्सन और कोमा फ्रेजर का कथन है। आदि का यह कथन है कि अंग्रेजों द्वारा हिंदी खड़ी बोली का आविष्कार हुआ। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा हिंदी खड़ी बोली का आविष्कार हुआ और सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में प्रेम सागर के लेखक लल्लूलाल तथा सुख सागर के रचयिता सदल मिश्र की कृतियों में उसका प्रयोग किया गया। यह सर्वथा भ्रांत है। देखिए, ग्रियर्सन और कोमा फ्रेजर ने अपने कथन से इसको क्या कह दिया? भ्रांत कह दिया। किसको? इस कथन को कि अंग्रेजों द्वारा हिंदी खड़ी बोली का आविष्कार हुआ और सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में प्रेम सागर के लेखक लल्लूलाल तथा सुख सागर के रचयिता सदल मिश्र की कृतियों में उनका प्रयोग किया गया। ये मतलब खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया, ये सब सर्वथा भ्रांत है। ये किसने कहा? तो किसने कहा? ये ग्रियर्सन और कोमा फ्रेजर का कथन है। चलिए आगे चलते हैं। खड़ी बोली गद्य का विकास। खड़ी बोली गद्य के विकास में जॉन गिलक्राइस्ट महोदय रोमन लिपि के पक्षपाती थे। तथ्यात्मक में ये प्रश्न बन सकता है, जॉन गिलक्राइस्ट महोदय रोमन लिपि के पक्षपाती थे, सही है या गलत? तो ये सत्य है। वे हिंदुस्तानी के लिए भी रोमन लिपि का प्रयोग उचित मानते थे, सत्य है। उन्होंने फारसी और नागरी दोनों लिपियों को त्रुटिपूर्ण बताया। रोमन के बाद भी फारसी का समर्थन करते रहे। वस्तुतः रोमन और फारसी दोनों लिपियां भारतीय ध्वनियों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं थी, इसलिए बाध्य होकर कंपनी को नागरी लिपि अपनानी पड़ी। 1837 ईस्वी तथा साथ साथ फारसी लिपि भी चलती रही। सन 1840 के लगभग 5 लिपि को मान्यता मिल गई और 1850 ईस्वी तक फारसी लिपि का ही प्रचलन हो गया। 5 नहीं है, यहाँ पे फारसी आएगा। लगभग फारसी, हाँ, 1840 के लगभग फारसी लिपि को मान्यता मिल गई और 1850 तक फारसी लिपि का चलन रहा। यहाँ 5 नहीं आएगा, फारसी आएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज। हिंदी खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत बड़ा स्थान था। इस कॉलेज की भाषा नीति ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति से अभिन्न रहे हैं। सन 1800 मार्क्विस वेलेजली ने इस कॉलेज की स्थापना की। किसने की इस कॉलेज की स्थापना? फोर्ट विलियम कॉलेज की मार्क्विस वेलेजली ने इस कॉलेज की स्थापना की। स्थापना का उद्देश्य राजनीति था। कॉलेज में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल कर्मचारी शिक्षा प्राप्त करते थे। आगे देखते हैं। गिलक्राइस्ट महोदय ने अपनी प्रथम कृति ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी की विस्तृत
भूमिका में भी अपनी भाषा नीति प्रकट की है। इस बृहद को उसमें हिंदुस्तानी कहे जाने वाले अधिकांश अरबी और फारसी शब्दों भाषाओं से लिए गए कोश में लिपि भी फर्जी ही रखी गई। आगे देखते हैं। गिलक्राइस्ट महोदय की एक अन्य कृति ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से। हाँ, कि गिलक्राइस्ट महोदय की रचना कौन सी है? ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में व्याकरण के नियम तो हिंदवी के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, किंतु छंद के उदाहरण आदि सभी कुछ उर्दू के आधार पर हैं। जॉन गिलक्राइस्ट महोदय ने छोटे बड़े 19 ग्रंथों की रचना की। यहाँ से किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। देखिए, एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि गिलक्राइस्ट की कौन सी रचना में व्याकरण के नियम तो हिंदवी के आधार पर निर्धारित की, किंतु छंद के उदाहरण आदि सभी कुछ उर्दू के आधार पर। तो कौन सी रचना थी? ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जॉन गिलक्राइस्ट महोदय ने लगभग कितने ग्रंथ लिखे हैं? तो छोटे बड़े मिला के 19 ग्रंथों की रचना की है। चलिए आगे देखते हैं। गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली की कुल 3 शैलियाँ निर्धारित की: दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी प्रकार की शैलियाँ निर्धारित की उन्होंने? गिलक्राइस्ट ने 3 प्रकार की, एक दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली। इसके आगे देखते हैं। इनमें फारसी सर्वसाधारण के लिए वह गम्य न थी। एक मिनट, बोधगम्य यहाँ पे आएगा, ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इनमें से फारसी सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य ना थी, आसान नहीं थी। बोधगम्य लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। बोधगम्य ना थी। हिंदी विषय को क्या समझते थे? वो गवारू समझते थे। हिंदी विषय को गवारू समझते थे। कौन समझता था? गिलक्राइस्ट जो थे हिंदी विषय को क्या समझते थे? गवारू समझते थे। हिंदुस्तानी शैली उन्हें सर्वप्रिय थी। किसको? गिलक्राइस्ट को जो हिंदी की शैली थी वो सर्वप्रिय थी। इसे वे द ग्रेट पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तानी कहते थे। किसको? हिंदुस्तानी शैली को। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, सुनिए। कि ये द पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तानी किसे कहते थे? गिलक्राइस्ट। तो हिंदुस्तानी शैली को कहते थे। और गिलक्राइस्ट ने कितनी शैलियाँ निर्धारित की थी खड़ी बोली की? 3 शैली। कौन कौन सी? दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली। चलिए आगे देखते हैं। सन 1823 ईस्वी में विलियम प्राइस महोदय हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। उनके समय में कॉलेज की भाषा नीति में महान अंतर लक्षित होता है। उन्होंने हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी खड़ी बोली को मान्यता दी। देखिए, ये जो 1823 ईस्वी में विलियम प्राइस महोदय ने क्या किया? हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो विलियम प्राइस महोदय हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कब नियुक्त हुए? 1823 ईस्वी में। उनके समय में कॉलेज की भाषा नीति में क्या हुआ? महान अंतर लक्षित होता है। उन्होंने हिंदुस्तानी के, देखिए अभी जो वो थे गिलक्राइस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? हिंदुस्तानी भाषा रखा था ना, तो उन्होंने हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी खड़ी बोली की को मान्यता दी। हिंदी और हिंदुस्तानी में सबसे बड़ा अंतर शब्दों का है। हिंदी के लगभग सभी शब्द संस्कृत के हैं। हिंदी के जो शब्द हैं वो क्या हैं? सभी संस्कृत के हैं। और हिंदुस्तानी के अधिकांश शब्द कैसे हैं? अरबी और फारसी हैं। ये कथन के रूप में भी प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं। हिंदी के संबंध में एक और महत्वपूर्ण विषय यह है कि वह हमारी नागरी अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। नई लिपि और नए शब्द लिखने के लिए विद्यार्थियों को कठिनाई होगी, किंतु इससे उनके ज्ञान की वास्तविक वृद्धि होगी। ये जो अभी हमने पढ़ा है, हिंदी और हिंदुस्तानी में सबसे बड़ा अंतर शब्दों का है। ये जानते हैं, ये जो 28 अक्टूबर 1824 को गवर्नर जनरल ने कॉलेज में नव विधान को मान्यता जो दी थी विलियम प्राइस महोदय ने, तो उन्होंने गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा था। जब नव विधान बना था उसमें एक उन्होंने नव विधान में भाषा नीति बदलनी थी ना, तो उन्होंने नव विधान के अंतर्गत एक गवर्नर जनरल को पत्र लिखा था। तो उस पत्र में
ये बात उन्होंने कही थी। किसने? इन्होंने प्राइस साहब ने क्या कहा था? ये कहा था कि हिंदी और हिंदुस्तानी में सबसे बड़ा अंतर शब्दों का है। उन्होंने उनको हिंदी शब्द जो बोली को मान्यता दिलवानी थी, इसीलिए विलियम प्राइस ने जो पत्र लिखा था तो उसमें ये बात कही थी उन्होंने कि हिंदी और हिंदुस्तानी में सबसे बड़ा अंतर शब्दों का है। हिंदी के लगभग सभी शब्द संस्कृत के हैं, हिंदुस्तानी के अधिकांश अरबी और फारसी के हैं। हिंदी के संबंध में एक और महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम हमारी नागरी अक्षरों में, मतलब हमारी जो नागरी अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। नई लिपि और नए शब्द सीखने में विद्यार्थियों को कठिनाई होगी, किंतु इससे उसका उनके ज्ञान की वृद्धि होगी। ये उन्होंने अपना पक्ष रखा था। आगे देखते हैं। संक्षेप में कॉलेज की भाषा नीति दो मोड़ हैं। कॉलेज की भाषा नीति के कितने मोड़ हैं? 2 मोड़ हैं। पहला 1800 से लेकर 1815 तक जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा निर्धारित हिंदुस्तानी थी, जैसा कि अभी आपने पढ़ा आगे ना कि गिलक्राइस्ट ने कौन सी भाषा को मान्यता दी? हिंदुस्तानी भाषा को। और फिर उसके बाद हिंदुस्तानी ही कॉलेज की मान्य भाषा रही। कब तक रही? 1800 से 1815 तक जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा हिंदुस्तानी भाषा ही कॉलेज की मान्य भाषा रही। और फिर उसके बाद जब विलियम प्राइस आ गए तो 1815 से लेकर 1824 में कॉलेज के नव विधान के साथ भाषा नीति में परिवर्तन हुआ। तो विलियम प्राइस के विचार मान्य हुए। उन्होंने जो पत्र लिखा था तो उससे विलियम प्राइस के जो विचार हैं उसको मान्यता मिली और अधिकारियों ने हिंदी का महत्व समझकर उसे कॉलेज के पाठ्यक्रम में स्थान दे दिया। यानी कि हिंदी का पाठ्यक्रम किस में हो गया? हिंदुस्तानी की बजाय हिंदी में। दिसंबर 1831 में प्राइस साहब पद त्याग कर विलायत चले गए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि विलियम जो ये प्राइस साहब थे तो इन्होंने कब अपना त्याग पत्र दिया था? तो दिसंबर 1831 में। 24 जनवरी 1854 ईस्वी में सरकारी आज्ञा पत्र के अनुसार कॉलेज तोड़ दिया गया। क्या हुआ कि 24 जनवरी 1854 ईस्वी में सरकारी आज्ञा पत्र के अनुसार कॉलेज तोड़ दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा भी जा सकता है, बन सकता है यहाँ से कि कब कॉलेज तोड़ा गया? तो 24 जनवरी 1854 ईस्वी में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसी क्रम में हम आगे अब पढ़ेंगे कॉलेज के पंडितों, जो 4 पंडित थे, उनकी जो खड़ी बोली में उनका क्या योगदान रहा खड़ी बोली के विकास में। अगली वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और आप सबका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जी।